18,788 पे मार्केट खड़ा हुआ है और मुझे क्यों लग रहा था कि आज हाई बनना चाहिए, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा है, 2:1 का बना है। मिड कैप में आप देखिए रिकॉर्ड हाई तो बना ही हुआ है तमाम BSE के मार्केट कैप में, उसके बाद भी बहुत तेज़ी लगातार ऐसे स्टॉक्स ऐसे सेक्टर्स पे बन रही है जहां अब तक तेज़ी नहीं हुई थी। और पिछले 10-15 दिनों का अगर आप बाइंग का पैटर्न देखें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में तेज़ी आ रही, ऐसे सेक्टर्स में बड़े इन्वेस्टर्स HNIs का इंटरेस्ट दिख रहा है जो अब तक नहीं था। तो ये एक ब्रॉड बेस्ड रैली के पूरे संकेत दिख रहे हैं। अब कितना यहाँ से मेरे ख्याल में 90 पॉइंट और है ऊपर जहाँ पे हाई है 18,883-86 के आसपास होगा। तो मुझे लगता है कि ये बन सकता है क्योंकि मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे और निचले लेवल से जो रिकवरी आ रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे लग रहा था। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है, बाजार सुप्रीम है, हमारे कहने पे थोड़ी बाजार कुछ करेगा। तो जवाब लेते हैं आज सरवेन श्रीवास्तव जी से। सरवेन जी हमारे आज के मेहमान है। सरवेन जी पहले तो एक मार्केट पे कॉल, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है, अभी सब कुछ पॉजिटिव है, अमेरिका से लेके जापान से लेके चीन से लेके कोरिया से लेके भारत तक। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए मार्केट्स में ये है कि जो पीछे की रेंज थी जो हम मेंटेन कर रहे हैं 18,000 से 18,400 की जो रेंज थी उसके टारगेट्स तकरीबन आ रहे हैं। तो पहली बार जब हम 18,800 के आसपास स्पॉट पे जब गए थे 18,777 का हमने हाई मारा, तो वहां से फिर एक छोटा सा आपको दिखा कि एक वापस 18,500 की तरफ एक करेक्शन आया। अब इस बार भी हम रेंज के अपर एंड पे 18,800 पे पहुंच रहे हैं और हम ये मानते हैं कि देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। तो 18,800 का ब्रेकआउट हो जाए तो हम फिर और ऊपर के टारगेट्स ऐड करें। बट फिलहाल मुझे लगता है कि जब ऐसी रेंजेस के टारगेट आते हैं तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिन्होंने वो रेंज का टारगेट लिया रहता है वो डेफिनेटली थोड़ा मुनाफा वसूली करने आएंगे। तो 18,800 के आसपास थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिखेगी। पहले भी जब हम एक महीने रेंज में फंसे हुए थे तो हमेशा 18,400 के आसपास मुनाफा वसूली दिख रही थी। तो मैं अज्यूम करके वही चलूंगा बेस्ड ऑन आर साइंस कि भाई हम ये मानेंगे कि जब टारगेट्स आएंगे और जब रेजिस्टेंस एरियाज के आसपास बाजार आएगा तो थोड़ी मुनाफा वसूली आएगी। अब दोबारा इसमें शॉर्टिंग के मौके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो अभी कहना मुश्किल है। सो आज का सेशन देख लेते हैं, अगर 18,800 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट हो जाता है और उसके ऊपर बंद आ जाता है डेली क्लोजिंग, तब हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हाँ अब और यहाँ पे और निफ्टी में और 300-400 पॉइंट और ऐड होंगे। तो वैसे रिस्क रिवॉर्ड खुल जाए तो बिल्कुल बोलना चाहेंगे, बट फिलहाल मुझे लगता है कि 18,800 पे थोड़ा मुनाफा वसूली करनी चाहिए, प्रॉफिट्स लेने चाहिए टाइम पे। नया हाई लगेगा नहीं लगेगा 100 पॉइंट से वो फिर आंकड़े रह जाएंगे, हाथ में जो पैसा आया वो जरूरी है, उसको ले लेना जरूरी है। ओके, ये तो राय बनी। अच्छा, एक स्टॉक है ब्रिटानिया जिसमें आज 5,000 का लेवल टच किया, दिखाइए ब्रिटेनिक चार्ट। 5,000 का लेवल उसने टच किया और FMCG में रिकॉर्ड हाई बनता हुआ दिख रहा है। इसकी जो पेरेंट कंपनी बॉम्बे बर्मा दिखाई, उसमें भी बहुत तेजी बन रही थी। बॉम्बे बर्मा में क्या कॉल है आपकी? अब देखिए नीरज जी, ये तो मोटा मोटी होल्डिंग कंपनी है तो इसमें बहुत ज्यादा अब तो इसके बेस जैसे आपने बोला इसके जो स्टॉक्स हैं होल्डिंग जो इसके पास जो स्टॉक्स हैं आई थिंक वही उनके बेस रहेंगे। तो उन सारे समीकरणों को देखें तो आई थिंक मोमेंटम तो पॉजिटिव ही चल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको मोमेंटम पॉजिटिव ही दिखेगा और मुझे लगता है कि 1120-1130 के स्तर यहाँ प्योरली फ्रॉम द ट्रेडिंग एंगल एक 7 से 10 वर्किंग डेज में आई थिंक ऊपर में आपको यहाँ पे भी आते हुए दिखने चाहिए। ओके, ये बॉम्बे बर्मा में रहा है और FMCG तो लगातार तेज कर ही रहे हैं। चलिए सवाल लेते हैं। संजय कुमार हैं पटना से हमारे साथ। संजय जी बताइए क्या सवाल है? हेलो जी बताइए संजय जी। गुड मॉर्निंग सर। सर सवाल पूछिए ना संजय जी। सर हमारे पास 3M इंडिया का एक शेयर है 30,400 के रेट पे। एक शेयर लिया आपने? ओके गुड। 30,400 के रेट पे। तो इसमें सर अभी हम लॉस में जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? एग्जिट होना चाहिए इसको? सर हम लगभग 3 साल से होल्ड करके रखे हुए हैं। पहले तो ये बताओ आपने कि 3 साल पहले लिया तब भी नुकसान है आपको? जी। और एक कहे लिया था? 2 लेते हैं मतलब कुछ रीजन का? सर 10 MIS में ट्रेड कर रहे थे तो उसमें लॉस होने के कारण होल्ड कर गए सर। ओके सरवेन जी बताइए। 3M इंडिया कंपनी तो बड़ी ज़बरदस्त, अब लेकिन इनको फ़ायदा नहीं दे रही है, नीचे आ गई थोड़ी सी इनके प्राइस से। देखिए पहली बात तो ये ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है, इसमें वॉल्यूम्स उस तरह के नहीं होते कि दिन के 2-3 हजार शेयर दिन के ट्रेड होते हैं। एवरेज एक 4-5 हजार कभी कभी वॉल्यूम ऊपर में चला जाता है। तो आई थिंक ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है और इसीलिए इतना थिनली ट्रेडेड स्टॉक है कि हमारे बहुत ज्यादा
कवरेज में नहीं है, बट जितना जितना मैं मोटा मोटा देख पाता हूँ, पहली बात तो एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है कि जैसे उन्होंने बोला कि एक अच्छा स्टॉक भी इन्होंने 3 साल से लेके पकड़ के रखा है मिड कैप का, लेकिन पैसे नहीं बन रहे। तो बाजार सबके लिए अलग है, जिनके पास इस तरह के स्टॉक्स रह गए हैं और जो 2 ढाई 3 साल से इनके पैसे नहीं बने, ऐसा भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनसे बातचीत हमेशा होती रहती है और वो हमेशा वो थोड़े डिसअपॉइंटेड है क्योंकि 2 ढाई 3 साल में पैसे नहीं बने। और एक वर्ग है जहां आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में पैसे बने। तो ये 50-50 ब्रेकअप हो चुका है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि भाई राइट स्टॉक में राइट टाइम पे रहना बहुत जरूरी है। और थोड़ा फिर अगर इन्होंने 3 साल के लिए जब लिया हुआ था, एक आध शेयर इनको कहीं नीचे में और एवरेज करना चाहिए था, क्योंकि बाद में इनको मौके नीचे के भी मिले, 17,500 तक भी गया। तो कई बार अच्छे स्टॉक में जब आप फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नीचे में थोड़ा उसको लेना पड़ेगा, ताकि आपका वीवैप, आपका ट्रेडिंग एवरेज बाजार के करंट प्राइस के नजदीक आए। क्योंकि आप करंट प्राइस से हमेशा बहुत दूर रहेंगे तो बार बार आपका भाव आएगा फिर रह जाएगा, बार बार आपका भाव आएगा रह जाएगा, क्योंकि रेंज ही वही बनी हुई है 17,500 से लेके 30,000। अब रेंज के लोअर एंड पे इन्होंने कुछ हिम्मत नहीं की, अब वापस रेंज के अपर एंड पे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से फिलहाल ट्रेड में बने रहे, और जिस तरह का भी ओवरऑल मोमेंटम बना हुआ है, एक बार शायद 29-30 हजार की रेंज के आसपास ये पहुंचे, इनके भाव के आसपास पहुंचे, उस समय ये मान के चलें कि 4-5 साल की रेंज का अपर एंड आ रहा है, तो एक बार मेरे हिसाब से वहां पे निकलने की कोशिश करें, बट फिलहाल बने रहे। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इन्होंने, संजय जी ने क्लोजिंग बेसिस पे नहीं, किसी दिन डे मूवमेंट के हाई पे लिया था और जी, ये ऐसे ही लग रहा है। हाँ, 10, मेरे सामने जो चार्ट खुला हुआ 2013 से अब तक का, 10 साल के कंसोलिडेशन में इसने वो प्राइस दोबारा नहीं देखा। तो एक लंबा कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे संजय जी। अब एक बार ऊपर आए देखते क्या है। हालांकि अभी जो तत्कालिक रूप से ये ऊपर आना शुरू हुआ है पिछले 4-6 महीनों में, तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम बनी। इसने 22,000 के लोज बना के अब ऊपर जा रहा है, तो होल्ड करिए। आपको कोई ऐसी बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चल नहीं रही वो अलग बात है, कंपनी फंटास्टिक है, तो बने रहिए इसमें। 10 साल का लंबा करेक्शन हो चुका है इसमें, अब अगर चला तो फिर ये हनीवेल ऑटो भी हो सकता है, गॉड नोज। चलिए अगला सवाल लेते हैं नीरज कुमार का, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नीरज जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते सर जी, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैंने EKI के 110 शेयर ले रखे हैं सर। हाँ, 1800 के भाव पे लिए थे, मैंने अगस्त में लिए थे सर। 1800 तो अब मेरे को बहुत, हाँ जी, अब वो बहुत लॉस में चल रहा हूँ मैं उसमें, 1 लाख से ऊपर लॉस में है। सरवन जी देखिए जरा, EKI में कोई कॉर्पोरेट एक्शन तो नहीं दिख रहा। ना 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 ना, 2700 भी गया था ये। जी जी, BSE का शेयर है, इसका लाइव डेटा तो हमें अभी नहीं मिल पाएगा। BSE का शेयर है, जितना इसका मैं एंड ऑफ द, जितना इसका क्लोजिंग ओनली देख पा रहा हूँ डेटा, उसमें आई थिंक एक बड़ा करेक्शन 2,500 से 500 तक का एक बड़ा करेक्शन आ चुका है स्टॉक में। क्या सोच के इन्होंने लिया और क्या सोच के इतना लंबा ये खड़े रहे मुझे नहीं मालूम, बट आई थिंक अब इस भाव से तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मैं इनको कोई इसमें राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी कवरेज लिस्ट में है नहीं। अरे 3114 का इसने हाई बनाया था 21 जनवरी 2022 को, और वहाँ से टक 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 नीचे आया है। भाई इसमें अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो तो बहुत सारे दोस्त मेरी मदद करते हैं, चूँकि लाइव शो है तो किसी की जानकारी तो बताइए। वैसे लग नहीं रहा इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन चार्ट के हिसाब से, तो ये तो भैया बहुत नीचे आ गया है, फंस गए इसमें नीरज जी आप। अब प्रतीक्षा के सिवा कोई चारा नहीं आपके पास। लेकिन सरविंद, लेकिन अब क्या होता है, आपके कवरेज में भी नहीं, प्रतीक्षा भी करें तो कैसे करें। तो 1800 से 500 रुपया आ गया है। जी जी, देखिए BSE के स्टॉक्स का हमको लाइव डेटा नहीं मिलता, मतलब मिलता है बट हमारे पास, हम NSE पे ज्यादा फोकस करते हैं। देखिए लिमिटेड बैंडविड्थ है, कितने स्टॉक कवर करेंगे। एक आम इंसान बहुत ज्यादा होगा तो कितने चीजों के लेवल याद कर लेगा। टॉप 100-200 स्टॉक्स बहुत हो गए। पहले सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया में टॉप 200 स्टॉक्स बाजार का तकरीबन 90% या उससे ज्यादा ही वॉल्यूम करते हैं। आपको अगर बाजार में पार्टिसिपेट करना है तो 90% पार्टिसिपेशन आपको टॉप 200 स्टॉक्स में मिल जाएगा। इतना कैसे कर सकते हैं? अरे एक मिनट गया नीरज जी, आप इतने दिन से होल्ड किए हो तो आपको कुछ, आप अपने देखा डीमैट में कुछ हुआ होगा इसमें, मान लीजिए, चूंकि ये सब रेगुलर ट्रैक में नहीं रहते, तो कुछ इसमें बोनस स्प्लिट कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, मेरे को तो कुछ एक अगस्त सितंबर में क्या हुआ था, इसमें ना एकदम से चढ़त हुई थी, 2200 पहुंच गया था। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि अपना टारगेट पूरा करेगा, जो 3100 का जो इनका टारगेट था, मैंने सोचा शायद वहां तक अचीव करेगा, लेकिन फिर मैंने बेचे नहीं, मैं और लालच में रहा। तो फिर उसके बाद ये तब से ही ये नीचे डाउन 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 आता गया। कोई कॉर्पोरेट एक्शन पता नहीं, मुझे तो जानकारी दिख नहीं रही इसमें। लेकिन भैया ऐसा है नीरज जी, अब क्या बताया जाए, इसमें बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया है।
आपका 92% गिर चुका है एक साल में स्टॉक, 6 महीने में 65% नीचे है। जी, अगर इसकी एवरेज बना के हम इसमें से अगर थोड़ा सा इसमें करेक्शन होता है ऊपर की तरफ तो हम इसमें से निकल ऊपर की तरफ करेक्शन नहीं होगा, ऊपर की तरफ ये चढ़ेगा। और पहले तो गिरते हुए स्टॉक में कभी एवरेज करने की सलाह नहीं दी जाती। और ज़्यादा आप फंसने की इसमें तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, ऐसा मत करिए, कुछ दिन और होल्ड करिए, देखिए अगर डेटा मिलता है किसी और एनालिस्ट के पास होगा तो मैं इसमें जानकारी दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको मैं ये भी नहीं कह सकता, ये हमारे एनालिस्ट नहीं कह रहे हैं कि आप बेचिए या इसको होल्ड करिए या इसमें एवरेज करिए, कुछ मत करिए, अभी रुकिए 2-4 दिन। अब मैं अपने कोऑर्डिनेटर को बता दूंगा, आपकी कॉल रखेंगे, फिर कभी किसी दिन एक दिन देखेंगे इसको। अभी तो बहुत ही मुश्किल का दौर है आपके लिए सर। थैंक यू। चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रवीण का मुंबई महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी बताइए। नमस्कार सर। सर जी, मेरे पास पीरामल फार्मा के 1500 शेयर है 91 के रेट से। हाँ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का नजरिया है 1 साल का, तो क्या कर सकते? पीरामल फार्मा 115 में बताया ना आपने? 115-70? हाँ, 115। सरवेन जी, ये भी बहुत नुकसान किया इसने हमारे निवेशकों को। 115-70 पे उन्होंने लिया है और अभी भी बहुत नीचे है। 1500 शेयर है इनके पास, 92 रुपये अब गया। अभी बहुत ही हमारे ख्याल में और नीचे गया था, 60-70 रुपये तक गया था क्या? ये चढ़ के आया अभी थोड़ा, ये क्या करें बताइए? जी देखिए, यहाँ पे बात वही है कि जैसे अभी हमने चर्चा की कि इस तरह के स्टॉक जिसके पास रह गए हैं उसको 2-2.5 साल की रैली में कुछ भी गेन नहीं हुए हैं, और इनफैक्ट अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारा लॉसेज है। तो ये तकरीबन 50% एक यूनिवर्स ऐसा है। अब उसमें ये स्टॉक है, अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है। अब ये इतनी देर इसमें क्यों खड़े रहे, इसका जस्टिफिकेशन तो यही देंगे। बट अब फिलहाल अब मैं देखूं, जहां से मुझे डेटा दिख रहा है 2022 से आई थिंक कुछ स्प्लिट में निकला है बाहर, और जहां से मुझे डेटा दिख रहा है वहां से तो अब तो ऐसा लग रहा है कि चलो एक डिसेंट उछाल चल रहा है जो इसको अपने लंबी अवधि के एवरेजेस की तरफ लेके जाएगा, और वो तकरीबन 110-111 के आसपास ही आ रहे हैं। तो इनके भाव के आसपास थोड़ा पहुंचेगा उस समय मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक बार राय ले लें, और हो सके तो निकल के पैसे का कहीं और अच्छी जगह उपयोग करें। आई थिंक फिलहाल इसकी क्वालिटी या स्टॉक मुझे टेक्निकली उतना अपील नहीं कर रहा है, डेटा भी कम है, प्लस जितना दिख रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म उसमें भी मुझे अपील नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ पे इनको बोलूँ कि बने रहें। तो उछालों में निकलने की राय है। पीरामल एंटरप्राइजेज से अलग होके आया था और बड़ी हाइप थी इसकी कि चलेगा, और इसने 28 मार्च को 63.95 का लो बनाया है। वहाँ से चला, उसके बाद नंबर थोड़े से ठीक आए थे, और चूंकि बिल्कुल अंडर ओन्ड स्टॉक था तो इसलिए वहाँ से थोड़ा मोमेंटम बना है। अभी चार्ट में धीरे धीरे बनता हुआ दिख रहा है। तो इसमें आप होल्ड करिए प्रवीण जी, जैसा कि सरवेन जी कह रहे हैं। जब ये 110-11 के आसपास पहुँचे तो एक बार दोबारा राय लीजिएगा। पैटर्न पे ऐसा लग रहा है क्योंकि इतना बिकवाली इसमें हो चुकी है, अब क्या बिकेगा ये और ज़्यादा। तो होल्ड करिए इसको। अगर 10-11 के आसपास पहुंचता है तो फिर राय लीजिएगा, और जो भी राय सरवेन जी या कोई और देगा फिर उस हिसाब से कार्यक्रम कीजिएगा। अभी फिलहाल होल्ड करिए इसको आप। मंसूर अहमद भोपाल से। मंसूर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। बताइए सर। जी सर, मेरे पास टाटा स्टील के 800 शेयर हैं। हाँ, जो मैंने 106 के भाव पे लिए हैं। अच्छा। और मैं 1-2 साल के लिए रुक सकता हूँ, और अगर इसको लंबे समय के लिए रखूं तो इसके लिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सरवेन जी, लंबे समय के लिए स्टॉप लॉस क्या लगाएं और रुक सकते हैं 2-3 साल? जी, लंबे समय से मैं अपने हिसाब से मानूं कि 12 महीने प्लस 12-24 हाँ। महीने के आसपास का व्यू जब रहता है उसको हम लॉन्ग टर्म मानते हैं। तो 12 महीने प्लस मिनिमम अगर ये लेके व्यू चल रहे हैं तो उस होराइजन में हम चाहेंगे 30 से 40% एटलीस्ट स्टॉक क्या हमें कमा के दे पाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं इसकी रेंजेस देखूं तो डेफिनेटली पोटेंशियल तो है। नीचे में लास्ट 1.5-2 साल में नीचे में स्टॉक 80 के आसपास स्टेबल हुआ है, और ऊपर में 150-155 के आसपास ऊपर में जाता है। तो आई थिंक क्लियरली करंट रेंज से वो रिस्क रिवॉर्ड तो बन रहा है। तो मेरी राय यही रहेगी कि फिलहाल अगर इनको स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं बोलूंगा थोड़ा एग्रेसिव लगाएं, थोड़ा टाइट लगाएं। वो लेवल आएगा तकरीबन 100 रुपए के आसपास। तो आई थिंक 99.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। तो 13-14 रुपए का इनको स्टॉप लॉस मिल गया, और ऊपर में मुझे लगता है कि एक 25-30 रुपए ऊपर में जगह है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी डिसेंट है, और आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। अच्छा, एक जानकारी अभी किसी ने दी कि बोनस आया था शायद उस शेयर में, पता नहीं, देखना पड़ेगा उसमें। एक्स बोनस हुआ है जुलाई में, समथिंग लाइक दैट। जो नीरज कुमार जी का था ना, वो EKI कोई करके स्टॉक था, तो उसमें कॉर्पोरेट एक्शन ऐसा बता रहे लोग मुझे, मैं इसको रिकन्फर्म करता हूँ, किसी ने मुझे बताया ट्विटर पे। तो आप लोग देखिएगा, इसलिए मुझे लग रहा था कि 92% कैसे गिर जाएगा स्टॉक। तो देखिएगा उसमें नीरज जी, अगर आप शो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो अपना डीमैट चेक करिए ना। आप लोग डीमैट अपना नहीं देखते, हमको लग रहा है डबल हो गए होंगे स्टॉक, अगर वो जितना भी रेशियो में बोनस आया होगा उस हिसाब से।
अच्छा अगला स्टॉक, हाँ ये देखिए 3:1 का बोनस आया था महाराज, आपका स्टॉक अभी 3 हो गए होंगे 1 के। नीरज जी सवाल अगर सुन रहे हो तो 3। हेलो। हाँ अरे आप नीरज कुमार बोल रहे हैं क्या? तो भैया बोनस आया था महाराज, ध्यान तो रखा करो अपने स्टॉक का। 3:1 का बोनस आया था, 1 पे 3 बोनस मिला था, तो आपके स्टॉक अब 3 हो गए होंगे ना, जितने थे उतने 3, या एडजस्टेड बता रहे थे आप मुझे क्या ऐसा, लेकिन एडजस्टेड नहीं होगा, 3 हो गए होंगे आपके, तो उतना नुकसान नहीं जितना आप उतना घबरा रहे थे। अपना पहले डीमैट चेक करिए जाके आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं रिलायंस पे। सरवेन जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 249 शेयर ले रखे मेगा ने 2699 पे, क्या करना चाहिए? आई थिंक हम जो बाजार चलने की भी हम उम्मीदें कर रहे हैं, और जो मैं भी बाजार से उम्मीदें लगाया हूं कि अगर चलता है, अगर ब्रेकआउट होता है तो और कैसे चलेगा, तो कोई हैवीवेट को उसको सहारा देना पड़ेगा और उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आई थिंक जो सबसे बढ़िया हैवीवेट है इंडेक्स का इस समय वो रिलायंस ही है। आई थिंक पिछला अपना वीकली लास्ट 2-3 वीक्स 4 वीक्स के स्विंग हाई को ब्रेक करके अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम तो यहाँ पॉजिटिव है, और बाजार अगर चल सकता है और चला पाएगा तो आई थिंक रिलायंस उसमें काफी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दैट ये मेरा फिलहाल मानना है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, नो डाउट थोड़ा ऊपर के भाव का इनका ट्रेड है, बट आई थिंक इनके प्राइसेस के आसपास तो डेफिनेटली पहुंच सकता है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। अच्छा इसमें एक डिस्क्लोजर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं इसकी ओनरशिप इन्हीं के पास है, तो आप एक राय और किसी से लीजिएगा, उसके बाद कोई एक्शन लीजिएगा इसमें। कविता का सवाल है एमआरपीएल पे 100 शेयर इनके पास 66 रुपए के भाव पे, क्या 100 रुपए जाएगा ही? इनका सवाल ये है। देखिए जी, पॉइंटेड सवाल है। अब ये अगर इनको इस तरह का टारगेट चाहिए तो इनको फिर टाइम फ्रेम भी उस तरह का लेके इनको चलना पड़ेगा। अगर उस तरह के टारगेट्स चाहिए तो व्हाई नॉट, स्टॉक का उन रेंजेस में रहा है और स्टॉक की एक बड़ी रेंज बन रही है तकरीबन 2008 से। तो आई थिंक ये उस कैटेगरी, काफी इस कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, पीएफसी, आरईसी, जो इन सब रेंजेस में 2008 से चल रहे हैं। तो 2008 से इसकी रेंज है, इनको बता देता हूँ, वो तकरीबन ऊपर में 150 और मोटा मोटी नीचे में 25 रुपए। तो ये इसकी रेंज रही है 2008 से, तो आज तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं और इसी रेंज को पकड़ के चल रहा है। तो डेफिनेटली इनके लेवल्स ऊपर के आ सकते हैं, बट इनको फिर वो टाइम देना पड़ेगा। इनको कम से कम 1.5 से 2 साल का व्यू पकड़ के चलना पड़ेगा। उसके पहले हो गया तो इनका गुड लक, बट 1.5 से 2 साल लगेंगे। और व्हाई नॉट, इसके पहले 100 के ऊपर भी जाके आया है, तो बिल्कुल जगह है, जा सकता है। दीजिए, जरूर जाएगा। अच्छा वरुण शुक्ला है, एक ट्विटर पर सवाल भेजा, इन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर खरीद लो, तो उन्होंने 5 शेयर खरीद लिए 674 पर जी। अभी जानना चाहते हैं होल्ड, सेल, एक्यूमुलेट, क्या करें? नहीं, आई थिंक विनिंग ट्रेड है, तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड में बने रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। अभी जस्ट आज जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये उस कोशिश में है कि ये अपनी ग्रीन स्काई टेरिटरी में पहुंच गया है। इसके पहले आई थिंक 940 के आसपास, 941 के आसपास इसका एक हाई था, जो कि 2021 का इसका हाई है। तो 1.5-2 साल के हाईस पकड़ने की कोशिश कर रहा है और मोमेंटम भी स्ट्रांग है। तो अभी इतने ओवरबॉट लेवल से नया तो बिल्कुल लेने की राय नहीं दूंगा, बट जो ट्रेड है उसमें बने रहें और मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से जो नंबर मुझे सेफ एरियाज में स्टॉप लॉसेस दिख रहे हैं वो तकरीबन आएंगे 850 के आसपास। थोड़ा सा बाजार से पीछे चलना पड़ेगा क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, तो अराउंड 844 के आसपास क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रख लें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके, तो ट्रेड में बने रहिए। वरुण जी, आप खुद भी खरीद सकते थे, और आपने अगर उनको बताया तो उनको फिर पूरी स्टोरी बताया करिएगा, या उनको बोलिएगा आवाज़ ज़रूर देखा करें। अच्छा सरवेन जी, एक बहुत अच्छी बात हुई है, जो हमारे बहुत सारे जो शो लाइव देख रहे हैं मित्रों ने तुरंत ये जानकारी दी कि वो जो स्टॉक था ना जिसमें बहुत तगड़ा गिरावट हुई थी, कि उस पर बोनस के बारे में बहुत सारे लोगों ने उस पर तुरंत रिप्लाई किया। थैंक यू सो मच, क्योंकि लाइव क्वेश्चन में कई बार पता नहीं चलता कि इसमें इतना स्टॉक क्यों गिरा। तो जिन लोगों ने भी जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उनको। चलिए अगला सवाल लेते हैं अब जयेश पटेल का वडोदरा से। जयेश जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास द्वारके शुगर के 170 शेयर है। हाँ। और मैंने 92 के भाव से लिए थे, तो और 1 साल का व्यू है मेरा, तो क्या कर सकते हैं? सरवेन जी बताइए, द्वारके शुगर में क्या किया जाए? माफी चाहूंगा नीरज जी, कंप्लायंस इश्यूज से मैं इस पे राय नहीं दे पाऊंगा। ओके, तो प्राइस पे तो राय नहीं मिलेगी, मैं वैसे आपको सब जानकारी देता हूँ फंडामेंटली क्या चल रहा है शुगर सेक्टर में। शुगर सेक्टर में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये जो ISMA से मैंने बात की थी, ISMA मतलब जो चीनी मिलों का संगठन है, उन्होंने ये मतलब पहले तो ये कि इंटरनेशनल प्राइस चीनी के बहुत भाग गए हैं, $25 के ऊपर लंदन प्राइस चल रहे हैं।
दूसरा ये हुआ कि भारत में भी प्राइस स्ट्रॉन्ग है रिटेल वाले की, चूँकि इतना रेगुलेटेड सेक्टर है कि मनमानी चल नहीं सकती है। तो जो एक्सपोर्ट का कोटा था इनका 61 लाख टन का, वो ख़त्म हो गया है। अब उस पर सरकार ने फ़िलहाल रोक लगा दी है और ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं कह सकता मैं, कि अगले साल यानी जून 2024 तक शायद एक्सपोर्ट की मंजूरी ना मिले। ऐसी खबरें आ रही, हो सकता बीच में मिले। क्यों नहीं आ रही ऐसे? क्योंकि डोमेस्टिक में प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए इतने, तो इसलिए रोक लगा दी। हालांकि कंपनियों को इससे कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने जितना इनका कोटा था तो एक्सपोर्ट कर ही लिया है। अगर खुल जाता तो डेफिनेटली इनको और ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि 150 लाख टन अभी है पूरे देश में चीनी, 90 लाख टन हमारी ज़रूरत है, तो 60 लाख एक्स्ट्रा है। लेकिन वो कोटा शायद तब मिलेगा जब अक्टूबर में शुगर सीजन शुरू होगा और एस्टिमेट आ जाएगा कि इस साल कितनी उत्पादन होगी। अगर ज़्यादा होगा तो शायद कोटा खुल सकता है। तो ये है फंडामेंटल स्टोरी जो कि स्ट्रेंथ की तरफ दिखाती है। लेकिन प्राइस वाइज चूँकि कंप्लायंस इशू तो वो बता नहीं पाएंगे, हम किसी और टेक्निकल एनालिस्ट से इस पर राय लेंगे। विशाल जी हैं जामनगर गुजरात से। विशाल जी नमस्कार, बताइए सर। वाजपेयी जी बोल रहे हैं? जी सर नमस्ते, बताइए। नमस्ते, आपका सवाल देखता हूँ। मेरे पास REC है, एवरेज 90 का रेट है, 500 शेयर है मेरे पास। अभी देख रहा हूँ कि प्राइस तो काफी बढ़ चुकी है, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या करना चाहिए, होल्ड करूँ या बेच सकते हैं कुछ क्वांटिटी। वैसे तो लॉन्ग टर्म ही है, अगर बेचूंगा तो फिर भी लोअर प्राइस आएगी तो फिर बाई करूंगा, क्योंकि डिविडेंड अच्छा मिलता है। राइट, बिल्कुल सही बात है। सरवन जी 90 से 150 हो गया, प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? बेचें या अभी रुके रहें इसमें? देखिए, अभी इसके पहले जो स्टॉक डिस्कस किया, वैसे ये भी स्टॉक है 9-10 से करीब 8-9-10 से रेंजेस में फंसा हुआ है, और उस समय से जो इसकी रेंजेस रही है मोटा मोटी 160 रुपए से लेके नीचे में तकरीबन 60 रुपए तक, तो 100 रुपए का इसका दायरा रहा है। 60 से 150 के बीच में ट्रेड करते रहता है, तो अपर एंड पे तो नो डाउट आ गया है अपनी 15-16 साल की रेंज पे। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम ये मान के चलेंगे कि जब इतने सालों से रेंज चल रही है तो थोड़ा और चल सकती है। तो थोड़ा हल्का हो लेने में मेरे हिसाब से कोई यहाँ पे कोई हरकत नहीं है, थोड़ा मुनाफा बांध लेना चाहिए। प्रॉफिट के शेयर चाहे तो छोड़ दें, और अगर किसी कारण से जब ब्रेकआउट हो जाता है 168 के ऊपर, 168-170 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट हो जाता है, तो व्हाई नॉट, फिर दोबारा ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फिर उतनी बढ़िया टारगेट्स ऊपर के, उतनी बढ़िया रेंज ऊपर के टारगेट्स आपको मिलेंगे और उस समय ये 2-3 साल के लिए बाय हो जाएगा। बट जब तक ये अपनी रेंज निकाल नहीं लेता तब तक मैं कहता हूँ थोड़ा हल्का हो लेने में कोई हर्जा नहीं है। प्रॉफिट बुक कर ले, उतना प्रॉफिट बुक कर ले ताकि कैपिटल वापस आ जाए और प्रॉफिट के शेयर से खड़े रहे। अच्छा, वेरी क्विकली 2 सवालों के जवाब चाहिए मुझे। NTPC और ONGC पे आदित्य ने पूछा है कि क्या वो खरीद सकते हैं अभी? आज तो मतलब समझ लीजिए कि आज की जो लिस्ट है वो तकरीबन ऐसी आ रही है जो मैंने अभी बताया, ये 15-16 साल की रेंज वाले स्टॉक्स है। तो NTPC में भी थॉट मोटा मोटी यही रहेगा कि चला है लास्ट 16-18 सालों में 200 से लेके 80 के बीच में, तो आई थिंक वापस ऑलमोस्ट अपर एंड पे पहुंच रहा है। कैपिटल निकाल लें, फ्री कैश छोड़ दें, अज्यूमिंग कि अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो दोबारा हमेशा लेने में कोई हरकत नहीं है, ले सकते हैं। बट NTPC में मेरे हिसाब से यहाँ से नया ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज के अपर एंड पे है, तो रिस्क रिवॉर्ड्स अब बचे नहीं है बाय साइड के। और जहां तक रही ONGC की बात, यहाँ तो मैंने पहले भी मेंटेन किया है कि मेरे क्रूड में टारगेट्स बहुत, मुझे लगता है क्रूड में भी बहुत एक तेजी बाकी है, और WTI में मुझे लगता है कि नेक्स्ट 12 से 18 महीने के अंदर मुझे लगता है कि एक बार 90-95 की लेवल्स भी आएंगे। बनस्पत 63 नहीं तोड़ता है, तो परसों नरसों भी जो शार्प रिकवरी आई 67 के आसपास से WTI के प्राइसेस में, हमें यही लगा है कि एक अच्छा बेस यहाँ बन गया है। तो जब तक 63 नहीं तोड़ता और 67 के आसपास लेने मिलता है, तो $4 के स्टॉप लॉसेस हैं और कमाने के लिए ऊपर में ऑलमोस्ट $31 हैं। तो इतना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड WTI क्रूड में बन रहा है कि मुझे लगता है ONGC को भी उसका फायदा मिलेगा। सारे क्रूड प्लेयर्स को उसका नॉट रिफाइनर्स बट जितने एक्सप्लोरर्स हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा क्रूड के बढ़ते हुए प्राइसेस से। तो आई थिंक ONGC में बने रहना चाहिए, और अगर ले सकते हैं और तो लेना भी चाहिए। तो ये राय बनती है ONGC और NTPC पर। बहुत सारे सवाल हमने लिए आज, और एक मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि जब भी आप लोग सवाल अपने पूछें ना, चूँकि लाइव में होता तो आप अपने स्टॉक की कम से कम पूरी जानकारी हमें दें, कि चूँकि बहुत सारे अननोन स्टॉक होते हैं, इसमें हम लोगों को पता नहीं होता कि इसमें क्या कॉर्पोरेट एक्शन हो गया, तो बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। तो खैर आज तो बहुत सारे लोगों ने मदद की कि इसमें क्या क्या, वो किसी ने बताया बोनस हुआ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फिर भी ये फंस गए हैं, मतलब एक्स बोनस के बावजूद इनका प्राइस शायद 2000 रुपये होगा, वहाँ से ट्रैप हुए। एनीवे, खैर आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरवेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।